बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीएसएल लेट की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का जुनून और मैं हूं आपका होस्ट हसनैन शाह। नाजरीन, मैच आपने देखा और देखा आपने कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बार फिर हुआ नाकाम अपना मैच जीतने में। इसी पर हमसे बात करेंगे सैयद मोहम्मद याहिया जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। ये ऐसा बताइएगा कि मैच आपने देखा, कैसा लगा आपको मैच? सर मैच तो बड़ा वन साइडेड हो गया था और दूसरी बात ये कि कोयटा जो है वो शुरू से ये फ्लॉप टीम जा रही है। वो इसलिए कि सरफराज अहमद मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की बात किस सेंस में आप करना चाह रहे हैं कि सरफराज अपनी बैटिंग सही नहीं कर रहे, क्या वो कप्तानी सही से नहीं करे? ये जिस तरीके से उन्होंने बॉलर्स को अपने यूटिलाइज किया वो तो मुझे लगा कि अच्छी कैप्टनसी की उन्होंने। सर बैटिंग लाइनिंग पे आपका जो है वो नंबर ही सेट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा बैट्समैन कहाँ पे आके बैटिंग करना है। कभी इफ्तिखार ऊपर आ जा रहे हैं, कभी ओपनिंग करने के लिए कोई आ जा रहा है और कभी नवाज़ को ऊपर खिला दे रहे हैं। तो ये जो है इनसे यही लाइन और लेंथ जो है इनकी सेट नहीं हो पा रही शुरू से। वो एक आध मैच में अगर ये विन कर गए कराची के मुकाबले में तो जो है अब जो है ये मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कॉम्बिनेशन जो है स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो आप क्या समझते हैं इनको कॉम्बिनेशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि प्लेइंग इलेवन इनकी अच्छी चल रही है। मार्टिन गप्टिल, जेसन रॉय, जैसा कि आपने कल देखा कि उन्होंने बहुत एक अच्छा स्टार्ट लेने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि शाहीन ने जिस पेस से बॉलिंग की, जिस स्विंग के साथ वो अपने फ्लो में आए, तो मुझे लग रहा था कि जेसन रॉय का खेलना एक बार फिर मुश्किल होगा। लेकिन हारिस रऊफ ने अच्छा टेक ऑन किया। आप क्या समझते हैं कि जेसन रॉय का नंबर सही है? असल में कोयटा के बनिस्बत अगर हम लाहौर की तरफ देखें तो लाहौर की बॉलिंग लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर हम कोयटा से कंपेयर करें तो और कोयटा में ये है कि ये लक बाय चांस पे चल रहे हैं कि अगर एक बैट्समैन इनका प्रॉपर खेल गया तो ये समझते हैं कि हमारा पूरा मैच ये निकाल देगा। प्रीवियस मैच में गुज़िश्ता दिनों जो है वो मार्टिन गप्टिल जो है वो एक मैच से उन्होंने मैच का जो है वो नक्शा बदल दिया, वरना इनकी टीम तो 110 और 100 भी मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा था। क्योंकि आप देखें कि इन्होंने उमर अकमल को भी लिया हुआ है और दूसरी तरफ अगर हम आए तो जेसन रॉय भी कभी चल रहे हैं और कभी नहीं चल रहे हैं। मार्टिन गप्टिल इनकी फॉर्म लग गई थी एक तरीके से एक मैच में। फिर एक बैट्समैन पे इंतजार करके आप नहीं लेके चल सकते पूरी टीम को लेके चलने के लिए काम ये करना होगा कि प्रॉपर जो है कैप्टनसी का मुजाहरा करना होगा जो सरफराज अब तक नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो मसला आ रहा है बैटिंग फील्ड से ही आ रहा है? क्योंकि बॉलिंग लाइनअप तो उनकी अच्छी चली। बॉलिंग लाइनअप के बारे में क्या कहेंगे सर, मुझे ये बताइएगा। सर बॉलिंग लाइनअप उनकी सही है, ये काफ़ी बुरी नहीं है, मगर बनिस्बत अगर कंपेयर किया जाए बैट्समैन से तो बॉलिंग फिर भी कदे बेहतर है। तो नाजरीन, इसी दौरान हमारे साथ जुड़ गए हमारे मेहमान खुसूसी ताहा अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहा साहब। वालेकुम सलाम। जी ताहा साहब, बताइएगा मैच आपने देखा, आपने कल प्रेडिक्शन दी थी कि कोयटा एक बार फिर जीतेगा, आपकी कल दूसरी लगातार प्रेडिक्शन गलत हुई। आप बताइएगा कि क्या आपके कॉन्सिक्वेंसेस लगे हैं, कहाँ पे गलती कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स? देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक तो रन बहुत ज्यादा दे दिए थे बॉलिंग में। मुझे ऐसा लगा कि 199 बहुत ज्यादा स्कोर हो गया। इनको चाहते तो 170 पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था, लेकिन कोयटा का फ्लो जो है वो वहीं से टूट गया था। और याहिया साहब फरमा रहे हैं कि सरफराज साहब जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। तो पहली बात तो ये है कि सरफराज अहमद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं है। उनकी बैटिंग जो लाइनअप है वो क्लिक नहीं कर रही। दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं। मार्टिन गप्टिल हो गए, जेसन रॉय हो गए, ये दुनिया की बेस्ट लीग खेलते हैं। अभी इस वक्त अपनी फॉर्म में नहीं है, तो इस वक्त ऐसा लग रहा है सारी खामियां नजर आ रही है। तो ये ताहा साहब 4 मैच खेल लिया आपने और 4 में से 1 विन अप किया है आपने और 3 जो है लूज कर गए। पॉइंट्स टेबल पे आपकी टीम किस जगह पे है सर? देखिए, बात अभी पॉइंट्स टेबल की मैं नहीं कर रहा, बात कैप्टनसी की हो रही। कैप्टनसी की अगर आप बात करें ना, कराची किंग्स के मैच में हमने देखा कि कैप्टनसी यूटिलाइज किस तरीके से हो रही थी। और सरफराज अहमद का वाकई में एक बैटिंग ऑर्डर इश्यू जरूर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा उनकी टीम क्लिक नहीं कर रही है। बात असल यही है कि मैंने सर वो प्रॉपर ताहा साहब वो तो प्रॉपर बाइंड के साथ जो है वो बैटिंग लाइनअप सेट नहीं कर पा रहे हैं। वो देखें आपके अगर ये 2 मैच में 3 मैच में गुज़िश्ता दिनों जो है वो उमर अकमल को खिलाया, वो फ्लॉप कर गए। और जो है उमर अकमल की भी अगर हम बात करें तो उनकी भी बैटिंग कुछ फॉर्म में नहीं आ रही आइंदा कुछ सालों से, और उन्हें मौका मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि आप नवाज को जो है थोड़ा ऊपर की तरफ खिला ले रहे हैं, फिर आपके पास नीचे फिर आप जाते हैं तो इफ्तिखार अहमद पे आप बिलीव करके पूरी जो है वो आखिरी के जो है 7-8 ओवर जो है वो आपके पास ऐसे ही हो जाते हैं, बच जाते हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का बैटिंग ऑर्डर एक इशू, तो ये बात सही है, बिल्कुल है। लेकिन उनके प्लेयर्स इस वक्त ऐसे हैं कि इनको सिर्फ एक मोमेंटम पकड़ना है जो कराची किंग्स के मैच में नजर आया, लेकिन अभी भी जेसन रॉय जैसे कल कलर्स में नजर आए। अगर ये अपना मोमेंटम पकड़ लेंगे, कॉम्बिनेशन इनका सेट है, जेसन रॉय कभी पहले नंबर पे आ रहे हैं या दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, ये चीज इनको बैटिंग ऑर्डर सेटल करना पड़ेगा। क्योंकि वरना की जो बैटिंग ऑर्डर है, आप जो प्लेयर्स देखिए तो प्लेयर्स तो सब टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं।
तो मैं ये सवाल आप दोनों की तरफ फेंकना चाहूँगा कि क्या आपने अपना ड्राफ्ट, अपना स्क्वाड इतना पावरफुल बना लिया, इतने ज़्यादा ऑप्शन आपने क्रिएट कर लिए हैं कि आपको उसमें मुश्किल हो रही है कि किस तरह की प्लेइंग 11 हम खिलाएं या ना खिलाएं? क्योंकि अगर जहां तक मैं आपसे बात करता हूं कि स्क्वाड की, तो स्क्वाड काफ़ी बेहतर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। तो क्या आपने अपने लिए आसानियां पैदा कर दी हैं या मुश्किलात खड़ी कर दी हैं? देखिए हसनैन साहब, बात यह है कि कोयटा की नो डाउट बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और काफ़ी जो है टॉप कैटेगरीज के प्लेयर हैं। गप्टिल हो गए, जैसन रॉय हो गए, उमर अकमल खुद भी एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और बाकी यह है कि इफ्तिखार अहमद गुज़िश्ता दिनों फॉर्म में चल रहे थे, बीपीएल खेल के आए हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इनकी। मगर यह है कि ये मैनेज नहीं कर पा रहे कि किसे ऊपर खिलाना है। अब आप देखें अफगान प्लेयर बेंगज़ाई है शायद कोई, तो उनको जो है वो ओपनर भेज दे रहे हैं। और फिर मैंने कुछ दिनों पहले देखा कि उनके जो है लाइन और नंबर जो है वो नीचे की तरफ थे। तो आप ये चीज़ मैनेज नहीं कर पा रही आपकी कैप्टनसी। अगर ये कह रहे हैं कि सरफराज की कैप्टनसी बिल्कुल सही है तो ठीक है, कैप्टनसी सही है, अगर ये बात काबिल ठीक है। मगर ये है कि आप ये चीज़ देखें कि आपकी टीम ने 4 मैचेस खेल लिए, ठीक है, और 3 मैच का रिजल्ट जो है वो आपके हाथ में ही, हक में ही नहीं था वो, ठीक है। कराची बाय चांस और बाय लक पे आप खेल रहे थे, उसमें भी जो है वो ठीक है, आपके नीचे से आके बॉलिंग जो है हसनैन है, नवाज है, इन दोनों ने जो है वो कवर अप कर लिया और कराची से जो है आपने मैच जीत लिया। मगर सर 4 मैच हो गए, आगे क्या 2 मैच अगर आपको दोनों विन करेंगे पॉइंट्स टेबल पर रहने के लिए। जी तो साहब बताइएगा, जिस तरीके से यह साहब ने बात की, तो उस पर आपका क्या क्या राय है, क्या समझते हैं, क्या यही कॉन्सिक्वेंसेस लग रहे हैं मुझे तो कोयटा के? क्योंकि 2 मस्ट विन मैचेस हो गए, क्योंकि लीग मैच के 4 मैच हो चुके हैं आपके। देखिए बिल्कुल याया साहब भी सही फरमा रहे हैं कि इस वक्त कोयटा को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कॉम्बिनेशन उनका सेट नहीं है। लेकिन ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि हर चीज का ब्लेम सरफराज अहमद साहब को दिया जा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल नहीं खेल रहे तो उसमें सरफराज की गलती तो नहीं है। साहब कप्तान के पास होता है कि किस लड़के को खिलाना है। अभी याया साहब मैंने आपकी बात सुनी ना, अब मेरी बात सुने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सरफराज को ब्लेम कर रहे हैं, उनकी कैप्टनसी अच्छी नहीं जा रही, वो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मार्टिन गप्टिल और जेसन रॉय नहीं खेले तो इसमें सरफराज की गलती है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं। वो कराची का मैच जो है वो आप कह रहे हैं बाय लक जीत गए। कराची की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसको एंड्रयू क्लार्क जो थे वो उनको सिर्फ छक्के चौके सब मार रहे थे और उनकी बॉलिंग लाइनअप में वाकई इश्यू था। कोयटा की जो सिर्फ बैटिंग है वो कॉम्बिनेशन का इश्यू है, लेकिन हर चीज का जो आप ब्लेम डाल रहे हैं कि सरफराज अहमद का है, वो मैं बिल्कुल इस चीज से खिलाफ रखता हूँ। तालम आपने ये यहाँ बात की बॉलिंग लाइनअप की, तो मैंने कल के मैच में ये नोटिस किया कि जहाँ तक हसनैन ने बॉलिंग की तो हसनैन एक टाइप के पेस ऑफर करते हैं, उसी तरीके से हारिस रऊफ ने जिस तरीके से पेस ऑफर की थी जेसन रॉय को और लेंथ बॉल कर रहे थे, वो शॉर्ट एरियाज में बॉल कर शॉर्ट बॉल खेल रहे थे। लेकिन हसनैन की मुझे लाइन और लेंथ परफेक्ट नहीं लगी। जहां तक आपने बात की एंड्रयू टाई को जिस तरीके से मार्टिन गप्टिल ने मारा था 19वें ओवर में, तो मुझे लगता है कि हसनैन की इतना खेलने के बाद उनको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि जब आपके पास स्पेस है तो आप क्या कहते हैं उसे यॉर्कर के लिए ट्राई करें, आप लेंथ करें, शॉर्ट करें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बॉलिंग लाइनअप में थोड़े से इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं कोयटा के ओवरऑल? देखिए आप अगर देखें तो हसनैन कल सबसे ज्यादा कम पिटे हैं, उनको 32 रन पड़े हैं 4 ओवर में, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। हाँ आप सही कह रहे हैं कि लाइनर लेंथ अच्छी नहीं थी। और हारिस रऊफ की जहां बात करें तो उनका सबसे बड़ा इश्यू यही है, वो शॉर्ट पिच डिलीवरी करते हैं और जरा सी लेंथ जेसन रॉय को आप देंगे तो फिर तो वो मैदान क्लियर करेंगे। तो हारिस रऊफ का जो है वो उनका इश्यू शॉर्ट बॉल है कि वो एक्साइटमेंट में आके शॉर्ट बॉल करते हैं और उससे उनको विकेट भी मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा उनकी पिटाई भी होती है। तो यह सब मुझे बताइएगा कि जिससे ये ताज़ा फरमा रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस इतना आपने नेशनल टीम के लिए खेल लिया है, आपने वर्ल्ड कप के लिए रिप्रेजेंट कर दिया है, तो क्या आपको इसकी सेंस नहीं होनी चाहिए? आपने इंग्लैंड के खिलाफ भी खेला है, जेसन रॉय को आप बहुत सारी लीग्स में खेल चुके हैं, तो आपको इसकी सेंस नहीं होनी चाहिए कि किस बैट्समैन के खिलाफ आप खेल रहे हैं, उसको क्या बॉलिंग करनी है? आप लगातार एक ही लाइन और लेंथ हिट कर रहे हैं, उसी बॉल पे आप छक्के खा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं क्या उसमें सही करना चाहिए हसनैन को? देखिए हसनैन की अगर हम बात करें तो हसनैन जो है वो कल कदई बेहतर बॉलिंग की थी उसने। और बाकी ये है कि हसनैन के बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि उस लड़के को मौका कम मिला, उस लड़के को मौका कम मिला है बनिस्बत जो है दीगर प्लेयर्स को। तो इस टॉपिक पे जो है वो मैं बात हसनैन के बारे में जो है वो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गुज़िश्ता दिनों जो है उनके ऊपर मेरे ख्याल से कोई ब्लेम की कहानी थी, कोई बॉलिंग एक्शन की कहानी हुई थी, तो जो है हसनैन के ख़िलाफ़ मैं मतलब
नहीं देखिए हसनैन के खिलाफ आप नहीं बोलना चाहते, लेकिन जितने चांसेस मिले उन्होंने वो चांसेस अप्रूव भी तो नहीं किए। वो आप उन लोगों को वर्ल्ड कप 2022 में भी चांस मिला, 23 में भी चांस मिला, लेकिन वो लाइन और लेंथ हिट करना नहीं जानते। वो नहीं समझ पा रहे किस तरीके से एक बैट्समैन को टैकल करना है। इंग्लैंड के बैट्समैन को जब आप लेंथ देंगे तो वो तो आपको फिर पेस ऑफर भी करेंगे, वो आपको फिर हिट भी करेंगे। तो आप जहाँ तक कह रहे हैं चांस नहीं मिला, चांस तो एक वर्ल्ड कप आपके लिए काफ़ी होता है। एक वर्ल्ड कप में आपके पास 8 मैचेस होते हैं, 8 मैचेस आप खेलते हैं, तो आपकी क्या नहीं लगता कि 8 मैचेस एक प्लेयर के लिए काफ़ी होते होंगे? इतना प्रेशर सिचुएशन होती है। मेरे ख्याल में यह है कि हसनैन को अपनी परफॉर्मेंस पे नज़र डालनी चाहिए और उससे जो है काफ़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर लीग एक अलग अलग डोमेन रखता है, अलग अलग तरीके से पिच कंडीशंस होती है, तो जो है थोड़ा सा ये है कि हसनैन को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो नाजरीन यहीं पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने देखा किस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हराया लाहौर कलंदर्स को। एक बार फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स सिर्फ एक मैच जीतने में हुआ है कामयाब इस पॉइंट्स टेबल में, इस लीग में। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर आपके अपने शो जीत का जुनून में। और यहाँ पे हम बात करेंगे आज के मैच में। आज भी एक तगड़ा मुकाबला है, मुल्तान एक बार फिर खेलेगा कराची को। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर एक खुशामदीद कहना चाहूँगा अपने मेहमान खुसूसी, एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है ताहा शेख साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ताहा साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहा बताइएगा, मैच आज का बहुत तगड़ा होने वाला है, मुल्तान में खेलेंगे कराची के शेर, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? सर सबसे पहले तो ये बात करेंगे, कल मैंने प्रेडिक्शन की थी, देखिए मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। लाहौर ने पछाड़ा है फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स को। जी प्रेडिक्शन के मामले में तो मैं भी 2 दिन से कह रहा हूं कि अगर देखिए लाहौर कलंदर्स एक बॉलिंग यूनिट है, उनका बैटिंग में कोई काम नहीं। आपका काम है बैटिंग करें, बैटर्स आपको स्कोर सेट करके देंगे, और बॉलिंग यूनिट का काम है उसे चेज डाउन कर और डिफेंड करना। राशिद खान ने जो सरप्राइज दिया कल लाहौर कलंदर्स को, मेरा ख्याल है वो उनके लिए एक मोमेंट है, एक हैप्पी मोमेंट है लाहौर के लिए। देखिए मैंने बहुत उससे ना बहुत ट्रांसलेशन से मैं मेंशन कर रहा था कि राशिद खान की कमी कहीं ना कहीं तो 2 मैचेस में लाहौर कलंदर को महसूस हुई है, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप तक मजबूत नहीं होता। आपके पास फास्ट बॉलिंग यूनिट है, आपके पास हारिस हैं, जमान खान हैं, शाहीन खुद हैं, जो कि शुरू के ओवर संभाल लेते हैं ना। तो आपके पास जो मिडल ओवर थे वो सिकंदर रजा खुद अकेले लेके चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सिकंदर रजा को कल साथ मिला है राशिद खान का, तो ताहा अब्बासी साहब मुझे बताइएगा कि राशिद खान की इंक्लूजन को किस तरीके से देखते हैं आप, किस तरीके से इनकी मैच हुआ कल का? देखिए राशिद खान की जहाँ तक बात है ना, उनका कोई भी सरफेस दे दें और मतलब कैसी भी पिच हो, उनको बॉल टर्न करना आता है। तो इनका ऐसा रोल है कि कोई भी प्लेइंग 11 दुनिया की बनेगी तो उसमें उनका नाम पहले नंबर पर आएगा जरूर। तो राशिद खान की बड़ी इंपॉर्टेंस है, हर T20 लीग के अंदर वो बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होते हैं। तो ताज साहब मुझे ये बात बताइएगा कि कल जिस तरीके से सिकंदर रजा को एक हेल्प मिली, एक मदद मिली, क्योंकि एक ऑफ स्पिनर को दूसरे लेग स्पिनर की मदद मिलना, एक कंपेनियनशिप मिलना, ये बहुत मैटर करता है मेरे सेंस में। आप बताइएगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए राशिद खान नो डाउट दुनियाई क्रिकेट के एक मैजिशियन है, और सिकंदर रजा भी कोई कम नहीं है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन लाहौर को मिला है ना, इस कॉम्बिनेशन ने उनको जीत तक पहुंचाया है। और ये आगे राशिद खान तो जिस फॉर्म में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है वो नहीं रुकने वाले अब। राशिद खान तो नो डाउट हर वक्त, हर एडिशन, हर लीग में फॉर्म में होते हैं, उनके बारे में तो क्या ही कहें, वो तो लाहौर कलंदर के फेवरेट चहीते हैं। तो नाजरीन अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। क्या कराची किंग्स जीत पाएगा अपना तीसरा मैच, और वो भी मुल्तान के खिलाफ, और तोड़ पाएगा मुल्तान सुल्तान की विनिंग स्ट्रीक? तो ताहा बताइएगा कि ताहा भाई साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि कराची किंग्स आज हरा पाएगा मुल्तान सुल्तान को और तोड़ पाएगा उनकी विनिंग स्ट्रीक? देखिए मैं तो चाहता हूं कि कराची जीते मुल्तान में, लेकिन जिस तरीके की मुल्तान की टीम है कंपैरेटिवली कराची के, तो मुझे नहीं लगता कि कराची आज जीत सकेगा। तो क्या समझते हैं कि ऑन पेपर क्या कराची की टीम स्ट्रांग नहीं है, क्या उनके पास वो एबिलिटी नहीं है, या वो खेल नहीं पाएंगे मुल्तान के खिलाफ? क्या मुल्तान की टीम देखिए टैकल कर जाती है कई पेपर पे, लेकिन ऑन द पेपर मुल्तान की टीम स्ट्रांग है, लेकिन कराची की टीम भी आप नो डाउट उनको रिग्रेट नहीं कर सकते कि किस तरीके की टीम है। मैथ्यू वेड जिस तरीके से आते हैं, जेम्स विंस जिस तरीके से आते हैं, तो स्टार्ट जिस तरीके से उनको पिछले मैच में मिला, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा मेरे ख्याल से। तो
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑन पेपर अगर आप टीम को देखें ना तो मुल्तान की टीम ज्यादा स्ट्रांग है। नो डाउट मैथ्यू वेड कराची के पास मौजूद है, लेकिन वो इतने ज्यादा स्ट्रांग कंटेंडर नहीं है कि कोई बहुत एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेल देंगे, क्योंकि एशियन पिचेस हैं। एशियन पिचेस में आपके जो पाकिस्तान के लोकल बॉलर्स हैं वो बड़े डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने क्वेटा वाले मैच में भी देखा होगा, अरशद इकबाल उन्होंने मेडन ओवर डाला था पहला। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास डोमेस्टिक की बॉलिंग भी ऐसी है कि बहुत मुश्किल होगी जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं। तो ताहा शेर साहब, मुझे ये बात बताइएगा कि जो मुल्तान में तो इतना इनका स्क्वाड इतना अच्छा है, तो क्या इनको अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छे खासे मैच जीत चुके हैं, या वो अपने जो प्लेइंग 11 के साथ जा रहे हैं उसी के साथ जाएं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुल्तान सुल्तान अगर ऑन पेपर बात करें तो एक बेहतरीन टीम है। आप देखिए, सबसे पहले मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, टिम डेविड, एक से एक खिलाड़ी आपके पास मौजूद है। मुझे नहीं लगता ये अपनी जो है स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ये सेम टीम के साथ ही जाएंगे। सेम टीम के साथ जाएंगे। यही सवाल ताहाश अब्बासी साहब मैं आपको थ्रो करता हूँ कि ये बताइए कि क्या कराची अपने स्क्वाड प्लेइंग 11 में चेंज करेगा? क्या उनको लगता है क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट होंगी, क्योंकि मुल्तान 4-5 मैचेस अपने होम ग्राउंड पे ही खेला है, तो क्या समझते हैं कोई चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट है? देखिए कराची के लिए तो पहले एक चेंज हो गया है। मोहम्मद आमिर आज अवेलेबल नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा मिस है ये, क्योंकि कराची की डेथ बॉलिंग ऐसी है ही नहीं कि आपको कोई मतलब किसी दूसरी टीम को खतरा हो। तो मोहम्मद आमिर वैसे अवेलेबल नहीं है। आज उनकी बॉलिंग जो है बहुत ज्यादा मुझे वीक नजर आ रही है। बात रही बैटिंग की, तो जैसे आपको पता है कि मुल्तान के पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, पोलार्ड भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो इनके पास कोई इतना इशू होगा नहीं। मुल्तान इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है प्लस पॉइंट में है। कराची मैं चाहता हूँ मुल्तान को हराए, लेकिन मुझे लगता है कि मुल्तान ही विन करेगा। तो मुझे ये बात बताइएगा कि मैं नहीं समझता कि मुल्तान की टीम ऑन पेपर दूसरे ये एक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि इनके पास वैरायटी मौजूद है। मुझे लगता है जब ड्राफ्ट में ये लोग आए होंगे तो इनकी बहुत पेपर वर्क हुआ होगा कि किसको लेने किसको नहीं, और नो डाउट इनके टीम कॉम्बिनेशन और प्लेयर्स भी इनका बहुत साथ दे रहे हैं। अगर हम देखा जाए कि अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा के बाद भी नो डाउट बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बैट्समैन उनके पास टॉप क्लास हैं। मार्टिन गप्टिल जो T20 के सबसे मायनाज बल्लेबाज हैं, जेसन रॉय जो कि इनोवेटिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो बैट्समैन क्लिक नहीं कर पा रहे एक पर्टिकुलर मैच में। और जो मुल्तान के पास एक प्लस पॉइंट है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है, कि उनके पास जो शुरू के बैट्समैन है शान मसूद क्लिक नहीं कर पा रहे। शान मसूद की आज मैं बात करना चाहूँगा कि वो प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर, प्रेशर में वो डॉट बॉल्स खेल लेते हैं, लेकिन रिजवान वो प्रेशर कन्वर्ट कर देते हैं कि किस तरीके से मैच खेलना है। तो मुझे बताइएगा कि शान मसूद का क्या फैक्टर होगा, कि शान मसूद प्लेइंग 11 का आज हिस्सा होंगे या मुल्तान सुल्तान उसमें थोड़ा चेंज लाएगा? गीता साहब बताइएगा। जी असलम साहब, मैं यही सुन रहा था अभी आपकी बात। और शान मसूद की देखिए जहां तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना T20 का नेचुरल गेम नहीं खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं कम बॉल से ज्यादा रन बनाऊं। तो ये चीज हमने उनकी T20 की अभी जो इनिंग्स हुई थी इंग्लैंड वाले में, उसमें भी हमने देखा था कि वो स्लो से ग्रेजुअली तेज होके खेल लेते, यानी कि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि पहली बॉल से मैं चौका मारूं। टेस्ट मैचेस में हमने उनको देखा, तो आई थिंक वो उनका नेचुरल गेम नहीं है, वो उससे हट के खेलना चाह रहे हैं, जो कि वो कभी भी इस तरीके से नहीं खेल पाए। ताहा साहब, आपको नहीं लगता कि शान मसूद को ये करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि T20 का जैसा फॉर्मेट है तो तेज खेलना तो ज़रूरी है ना शान मसूद के लिए। अब आप 40 बॉलों पर 50 रन बनाएंगे तो ये फायदा तो नहीं देगा ना टीम को। देखिए शान मसूद असल में वो अपनी प्लेइंग 11 में जगह बनाना चाहते हैं पाकिस्तान नेशनल टीम के अंदर। तो वो अपने उस स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाह रहे हैं कि मैं भी तेज खेल के कम बॉल से ज्यादा रन बनाऊं तो मेरी टीम में जगह बने। तो मैं आप लोग और मोहम्मद रिजवान का टॉप ऑर्डर सेट है, तो वो कहीं ना कहीं वन डाउन फखर जमान की स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं रिप्लेस कर सकूं एज अ वन डाउन बैट्समैन। तो मैं आपको दोनों को एक सवाल थ्रो करता हूँ कि क्या वो अपनी इस कंपटीशन को बिल्डअप करने के लिए वो अपनी नेचुरल जो उनकी गेम है वो उसमें क्या वो कुछ खराब कर रहे हैं इसमें? क्योंकि अगर जिस तरीके देखा जाए, अगर आप कंपटीशन अगर आपको जगह बनानी है तो बेसिकली जिस तरीके से फखर जमान खेलते हैं, जिस तरीके से बाबर खेलते हैं, तो वो अपना टाइम लेते हैं, वो फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ही स्टार्ट हो जाते हैं हिट करने के लिए, वो अपनी स्ट्राइक रोटेशन करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि शान मसूद अपनी खुद की गेम ही अपने कॉम्पिटिशन के उसमें खराब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है शान मसूद साहब जो हैं वो अपना गेम थोड़ा सा लूज कर रहे हैं इस हवाले से कि वो तेज़ खेलना बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको चाहिए भी। और जहाँ तक ताहा साहब ने बात की कि उनकी टीम में जगह तो उनकी थी, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे शान मसूद, बहुत अच्छा उन्होंने किरदार अदा किया। लेकिन जब उनको ऊपर भेज रही है मुल्तान सुल्तान, अगर वो उनको ऊपर भेजेगी
तो शान मसूद साहब का ये फर्ज है कि वो तेज खेलें थोड़ा, क्योंकि पावर प्ले यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है T20 क्रिकेट में। जी दास साहब बताइएगा कि जिस तरीके ताशिर साहब ने बात की कि पावर प्ले यूटिलाइज करना होता है, जी बिल्कुल यूटिलाइज करना होता है, तो इसके बारे में बताइएगा आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शान मसूद को अभी इतना ज्यादा वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि शान मसूद वर्ल्ड कप में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अब आप यही बात कर लें, अभी याया साहब भी प्रोग्राम में मौजूद थे, वो भी बार बार कह रहे थे कि सरफराज अहमद की कैप्टनसी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। यही चीज बाबर आजम के साथ भी पाकिस्तान टीम में होती रही, वो अपने अवार्ड जीते तो सब लोग के मुंह बंद हो गए। तो शान मसूद को भी टाइम देना चाहिए। शान मसूद एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको थोड़ा टाइम दें, वो अपना रोल जो उनका है वो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन उनको भी इस स्पेस में थोड़ा सा स्पेस तो दे। 2-4 मैचेस में आप लोग फौरन सवाल उठाने लगते हैं, जब परफॉर्म हो जाता है तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। तो ये भी तो आप देखें। देखिए, मुंह बंद हो जाते हैं का मसला नहीं है, मुंह बंद होने का मसला ये है कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे। आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आपको हिस्सा दिया, आपको मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने जिस तरीके से आपको हम हसनैन की भी बात की कि हसनैन मुझसे याया साहब ने कहा कि उसको टाइम नहीं मिला, आपको 2 वर्ल्ड कप का हमने टाइम दे दिया। याया साहब जो बात कर रहे हैं ना कि हसनैन साहब को टाइम नहीं मिला, हसनैन को जब जब मौका मिला उन्होंने कोई इतना खास परफॉर्म नहीं किया। वो वर्ल्ड कप में ट्रैफल जरूर किए, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। एशिया कप में भी उन्होंने बेहतर बॉलिंग की। लीग में उनको जितने देखते हैं कि बस वेरिएशन की कमी है, उनको थोड़ा अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। वही नसीम शाह है, उसको भी कम मौके मिले, लेकिन उसने कम मौके पे प्रूव करके दिखाया। तो आपको जितने मौके पे आपको कम मिलेंगे, मौके तो कम मिलेंगे, उसी में आपको परफॉर्म करना है, तभी आप बता सकते हैं कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ या नहीं। साहब देखिए, आपने अभी कुछ लम्हों पहले बात की कि मुंह बंद हो जाते हैं जब अवार्ड्स मिलते हैं, तो क्या अवार्ड्स मिलना एक नेशनल टीम में ये कोई लाजमी तो नहीं है कि आप अवार्ड जीतेंगे तो ही लोगों के मुंह बंद होंगे? मुझे बता दीजिए, पाकिस्तान टीम के अंदर कौन सा खिलाड़ी इसको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हो, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हो, आईसीसी जो मेंस टीम है ओडीआई की उसमें एज अ कैप्टन वो हुआ। देखिए ताज साहब, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मैं आपके यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपने बात की कि जो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी वो आईसीसी सर गारफील्ड सोबर्स की क्या कहते हैं उससे ट्रॉफी के हकदार थे, क्रिकेटर ऑफ द ईयर के। तो देखिए, परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, जब आप परफॉर्मेंसेस करेंगे तब आपके लोग कुछ भी नहीं कहेंगे ना। सरफराज ने जब न्यूजीलैंड वाले टेस्ट सीरीज भी खेली थी, उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, तो काफी जो मद्दाह थे और तजियाकार थे इस तरीके के, वो उन लोगों का मुंह बंद हो गया था, वो ज्यादा बोल नहीं रहे थे। यही बाबर आजम के साथ है, वो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाओ, क्यों हटाओ? आप मुझे बता दें, बाबर आजम कैलेबर में खिलाड़ी सब टीम में मौजूद है जो कैप्टनसी में कंटेंडर हो। देखिए, आप रिजवान की बात करते हैं, अब मैं आपसे इसी उस पे बात करूंगा कि अगर देखें आप कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, कैप्टनसी देखें, जब आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपकी जो आवाम है आपसे कुछ तो चाहेगी, शायकीन क्रिकेट। जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर आपसे कुछ तो चाहेगी ना। तो आप किस तरीके से आप देखिए, रिएक्शन हर किसी का होता है। आप नहीं परफॉर्म करेंगे, बाबर ने नहीं परफॉर्म किया, उनके खिलाफ बातें हुई, ये परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। जो विराट कोहली के रन ना बनाने पे वो विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं, और बाबर आजम के रन ना बनाने पे वही तजियाकार तनकीद कर रहे होते हैं। मुझे ऐसे तजियाकारों में हंसी आती है कि अपने स्टार्स के ऊपर सपोर्ट करने के बजाय दूसरे के स्टार्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये मतलब ये तो एक वैसी बात है ना, अपने लोगों को आपको एटलीस्ट थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बाबर आजम ने जो करके दिखा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा खिलाड़ी आया है अभी तक जिस तरीके की कोई। नो डाउट बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। जहां तक आपने एक बात की कि विराट कोहली पे तनकीद नहीं होती, ये नहीं थी, देखिए तनकीद का शिकार हर प्लेयर होता है, और क्या कहते हैं उसे, और इंडिया वाले पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मुकाबला ज्यादा तनकीद करते हैं। देखिए हसनैन साहब, विराट कोहली की जो बात है ना, जहां तक विराट कोहली से जब रन नहीं हो रहे थे तो पाकिस्तान के ये तजियाकार थे जो विराट कोहली के बता रहे थे कि विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बाबर आजम तो सिर्फ 1-2 टूर्नामेंट बुरा किया, उन्होंने कैप्टनसी से हटा दो, ये प्लेयर नहीं है, टी20 खिलाड़ी नहीं। मतलब हंसी आती है मुझे कि यार ऐसे, मतलब अपने स्टार को सपोर्ट करने के बजाय दूसरों को करते, अच्छी बातें करना चाहिए दूसरों को सपोर्ट, लेकिन अपनी जो आपकी खिलाड़ी है, जो आपका सितारा है, उसको एटलीस्ट आपको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके के बिल्कुल ही बेकार से कमेंट्स पास करना मुझे नहीं समझ आता किस तरीके के तजियाकार है ये। तो इसी तरह नाजरीन, अब वक्त हुआ चला जाता है कि अब हम लें फाइनल प्रेडिक्शन जो है आज कराची किंग्स बमुकाबला मुल्तान सुल्तान। हम बढ़ते हैं अपने मेहमानों को, किसी ताहार शेख साहब है। ताशिर साहब बताइएगा कि आज की प्रेडिक्शन आप क्या दे रहे हैं? कल की तो आपकी सही साबित हुई है, बताइए आज आप क्या दे रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट करते हैं आज आप? देखिए, आई विश के कराची जीते, मगर मुल्तान देखिए विश की तो बात है, विश तो हर कोई करता है। आप ये बताइए कि ऑन पेपर कौन सी टीम स्ट्रांग है? ऑन पेपर नो डाउट मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कराची किंग को मोहम्मद आमिर के जाने का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो क्या आप कह रहे हैं कि मुल्तान की साइड ले रहे हैं, आप प्रेडिक्ट करते हैं कि मैं आज प्रेडिक्ट मुल्तान करता हूँ जीतेगा? मुल्तान जीतेगा आज, मुल्तान मुझे लग रहा है कुछ। तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे मेहमान खुसूसी ताहा अब्बासी साहब। ताहा अब्बासी साहब बताइएगा कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जिस तरीके से आपने लाहौर को आपने डिग्रेड किया, मैंने आपसे पहले ही कहा था लाहौर एक बॉलिंग यूनिट है और जब वो बॉलिंग डिफेंड करने में आएगा तो वो मात खाएगी सामने वाली चेजिंग टीम। तो बताइएगा कि आज का आपका क्या डिसीजन है, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप आज? देखिए मैं तो चाहता हूँ दिल से कि कराची जीते, लेकिन चाहने से, मैंने कहा शेख साहब को कहा कि चाहने से कुछ नहीं होता। प्रेडिक्ट बताइए आप क्या कर रहे हैं प्रेडिक्ट? ये मुल्तान ही जीतेगी। कराची मैं चाहता हूँ जीते, लेकिन मुल्तान ही जीतेगी क्योंकि मुल्तान बहुत स्ट्रांग है। मोहम्मद आमिर की कमी बहुत महसूस होगी कराची की बॉलिंग में, वैसी डेथ बॉलिंग बहुत खराब है। अच्छा, आप दोनों ने कहा कि मुल्तान जीतेगी, तो नाज़रीन अब आपने हमारे मेहमानों की प्रेडिक्शन सुनी कि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स को। मैं जाऊंगा अपने होम टाउन कराची किंग्स के साथ कि वो जीतेंगे आज का अपना मैच और जीत पछाड़ेंगे मुल्तान सुल्तान्स को उन्हीं के होम ग्राउंड पे। तो देखते रहिए नाज़रीन हमारा शो, आपका अपना शो जीत का जुनून। मिलते हैं एक नए जज्बे, नए जुनून और नए जीत के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट असलैन शाह को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।